हम्म। देखो, सेक्शन 13 ये पार्टनर्स के बीच में आपस में ये सारे सेक्शंस जो हम अब पढ़ रहे हैं, 9 से शुरू किए हमने, ये किस बारे में? आपस में पार्टनर्स के रिलेशनशिप कैसे है। और 18 से जो शुरू हुए थे वो थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर के रिलेशन कैसे है। मैंने कहा ना, इस चैप्टर पे कमांड तभी रहेगी जब हमें ये पता होगा कि आखिर सवाल पूछा कहां से गया है। बाकी एक्ट में बहुत जल्दी पता चलता है, पार्टनरशिप में हम घूम जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत घुली मिली है, ऐसा लगता है यार सब जगह एक ही जैसी चीज लिखी है। जबकि थर्ड पार्टी के रिलेशन वो 18 से लेके लिखे हुए हैं, वो 35 37 तक चले गए थे, हालांकि आखिरी में वो कंटिन्यूइंग गारंटी वाली बात, और 37 वाला वो है आउटगोइंग पार्टनर वाला जिसमें कोई रिटायर होता है। ये जब हम बार बार ऐसे सोचेंगे ना, तब जाके सेट होगा कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है और किस बारे में लिखा था। एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी बाहर वालों के साथ, वो भी उधर ही लिखी है सेक्शन 33 34 में। तो यहां पे जो 9 से लेकर 18 तक की सीरीज है, उसके अंदर मेनली वो आपस में क्या करेंगे। तो आपस में वो सैलरी डिसाइड करेंगे, आपस में वो प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड करेंगे, आपस में वो जो राइट्स रखेंगे और जो ड्यूटीज रखेंगे उसके बीच में अपने आप बैलेंस बना रहे। इसके लिए सेक्शन 13 है। वैसे तो सेक्शन 13 ये कहता है कि यार तुम अपना जो भी डीड में करना चाहते हो करो, लेकिन कुछ चीजें मेरी सुन लो। उसकी चीजें सुनो, ये तुम्हें आती है पहले से। नो रेमुनरेशन अनलेस एग्रीड। किसी को कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा जब तक एग्री ना किया गया हो। इसीलिए देखो ना, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, ना हम सैलरी बोनस कमीशन देते थे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली, म्यूचुअली उनके राइट एंड लाइबिलिटी बैलेंस रहे। ये इन वर्ड से समझ में आ रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस 6% पर एनम, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, वो ये अनलेस अदरवाइज एग्रीड। तुम चाहो तो ये सब भी कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा डीड में करना पड़ेगा। तुम इस 6% को 4% कर लो, 2% कर लो। फर्म इंडेमनीफाई फॉर प्रॉपर एंड इमरजेंसी एक्ट। अगर किसी पार्टनर ने इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म के लिए कोई खर्चा कर दिया है, वो डिसॉल्यूशन तक पे सीखा था हमने ये। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय अ पार्टनर, जो एग्रीड नहीं था पहले से, तो भैया फर्म उसको पे करेगी। पार्टनर इंडेमनीफाइज फर्म फॉर विलफुल निग्लेक्ट, ये कल भी पढ़ा था। अगर कंटिन्यूअसली तुम केयरलेस बिहेवियर करे जा रहे हो, उससे फर्म को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को, मतलब कंपनसेट करना पड़ेगा फर्म। पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। थोड़ी कहानी और पढ़ लो। ये भाई साहब पूछ रहे, कैन आई गेट अ सैलरी फॉर मैनेजिंग क्लाइंट रिलेशन। ये कैलकुलेटर उल्टा पकड़ के क्या बोल रहा है? एज पर लॉ, नो रेमुनरेशन अनलेस वी एग्री इन द पार्टनरशिप डीड। टेंशन में आ गया हूँ। आगे देखो, उसने कैलकुलेटर उल्टा पकड़ लिया है। आई हैड टू पे 18,000 फॉर इमरजेंसी रिपेयर्स एट वेयर हाउस। तो दूसरा क्या बोल रहा है? टेंशन मत ले, अगर तू इमरजेंसी में पैसे दे भी रहा है तो फर्म विल रिम्बर्स यू। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये खुशी खुशी आया, बोले हमने बहुत प्रॉफिट कमाया है, चलो आपस में इक्वल बांट लें। दूसरा बोल रहा है यस इक्वल शेयर एज पर लॉ। तो अगर डीड में कुछ नहीं है तो इक्वल ही बांटने पड़ते हैं। नो अनड्यू बेनिफिट, फेयर शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट के लिए सेक्शन 13 बनाया गया। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी। इसका एक्सेप्शन है बिल्कुल, अगर आप एग्रीमेंट में डिसाइड करना चाहो तो आप किसी भी पार्टनर को सैलरी दे सकते हो। अरे इसको तो हमने 11th में ही, सॉरी 12th में अकाउंट्स के क्वेश्चन में भी बहुत हैंडल किया है। यही सेक्शन था, तुम भूल गए हो? सेक्शन 13। कोई बात नहीं। 13 बी, ये भी याद होना चाहिए था। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैसे शेयर होते हैं? इक्वली। लॉसेस भी इक्वली होंगे बिल्कुल। अगर क्वेश्चन मतलब डीड साइलेंट है तो दोनों इक्वली शेयर होंगे। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर अनइक्वल। क्वेश्चन ऐसे बना के पूछेगा कि इसने तो 10 लाख लगा रखे हैं, इसने तो 50,000 लगाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पार्टनर हो, अगर डीड साइलेंट है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, तो
इक्वली ही प्रॉफिट शेयर होगा, चाहे आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसी भी रेशो में हो। कोई डाउट? कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, कैपिटल रेशो का एक ही जगह इस्तेमाल किया अपन ने, इंसॉल्वेंसी गार्नर वर्सेस मरे रूल। जहां पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो सॉल्वेंट पार्टनर उसका हिस्सा अपने घर से लाएंगे कैपिटल रेशो में, बस। बाकी कहीं नहीं था ना, ए से हिट होना चाहिए। ठीक है, वो बार बार देखने से आता है। कैपिटल रेशियो एंड प्रॉफिट रेशियो आर इंडिपेंडेंट। दिस टाइम, दिस लाइन फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन द एग्जाम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर रिसीव इंटरेस्ट ओनली इफ एग्रीमेंट एग्जिस्ट एंड प्रॉफिट एग्जिस्ट। याद है ना, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट खत्म हो गया है तो भैया अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। याद है ना वो अपन ने कैसे हैंडल किया था अकाउंट्स में? तो हमारे लिए ये कठिन नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकल हैंडल किया हुआ है। नीचे का शटर लगाना है क्या? फर्म इनकर्ड लॉसेस, अगर फर्म ने लॉसेस किए हैं, पार्टनर डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिलेगा क्या? डीड साइलेंट है, मिलेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, याद आया? अगर ऐसा लिखा हो डीड में तो फिर मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एडवांसेस मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, हम तो जानते हैं 6% पर एनम का मिलेगा। अगर आपको इसमें कोई चेंज चाहिए तो डीड में डिसाइड करो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस आपका कौन सा राइट है, स्टैट्यूटरी या एग्रीमेंट राइट है, बताओ? एक्ट खुद जिस चीज को आपको एज अ राइट देगा वो राइट कौन से राइट कहलाएंगे? स्टैट्यूटरी राइट है। इवन इफ फर्म लॉस कमाएगी तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एग्रीमेंट राइट है, और ये आपको केवल कितना मिलेगा? जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उस पर डिपेंडेंसी रहेगी। इंडेमनिटी का राइट, अगर आपने कोई पैसा फर्म के बिहाफ पे इमरजेंसी सिचुएशन में खर्च कर दिया है तो फर्म आपको वो पैसा रिम्बर्स करेगी, ऐसा रिक्वायर्ड है सेक्शन 13 में। फर्म के बिहाफ पे किया गया खर्चा, इवन डिसॉल्यूशन पे भी यही सेक्शन आपको बचाता है, फर्म को आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्ट कहता है भाई, ऐसे समझो। ठीक है, वो एक्सपेंस फर्म के बिहाफ पे होने चाहिए, उसके अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो आपको मिलेंगे। प्रूडेंटली आपने वो खर्चा किया था, जरूरी था फर्म के लिए, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। फोकट खर्चा करे जा रहे हो बोले नहीं फर्म के लिए, ऐसा नहीं देते, इसलिए वो लिखना पड़ा। हाँ, तो इमरजेंसी सिचुएशन या रिक्वायर्ड सिचुएशन थी बिजनेस की, इसलिए। पार्टनर हायर्स ट्रक टू सेव फर्म्स गुड्स फ्रॉम द फ्लड, क्या लगता है तुम्हें, उस पार्टनर को पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल सेक्शन 13 का केस है। आखिरी कहानी, तुम फर्म का नुकसान पे नुकसान कराए जा रहे हो, विलफुली प्रूव हो रहा है, जानबूझ के। विलफुल मतलब इच्छा से, पर तुम्हें दुख भी नहीं हो रहा तो दुख देते हैं। पार्टनर मस्ट कंपनसेट, डेलिबरेट, ये सब वर्ड कहीं ना कहीं फ्रॉड दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, इसीलिए उसके जैसे ही हो गया कि उसको बॉर्न करना पड़ेगा। फ्रॉड वाला सेक्शन अलग है, पर यह विलफुल निग्लेक्ट भी उसी के जैसा हो जाता ना। डेलिबरेटली किया हुआ नेग्लिजेंसी तो विलफुल है, अनजाने में हुआ नेग्लिजेंस इज नॉट विलफुल। उस पे वो पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल नहीं है, फर्म को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दो कि वो सामने वाला तो डेलिबरेटली कर रहा है, इच्छा से कर रहा है, तो फिर ही मस्ट, द पार्टनर मस्ट कंपनसेट द फर्म। पार्टनर इग्नोर रिपीटेड वार्निंग एंड कॉजेज लॉस, हु बियर द लॉस? नेग्लिजेंट पार्टनर विल बियर द लॉस। इग्नोर्स, ये वर्ड इंटेंशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इग्नोर करना, अगर हम कहते हैं कि हमने इग्नोर कर दिया उसको, वो क्या आवाज आ रही थी इग्नोर कर दिया, मतलब आप ये जानते थे आवाज आ रही है और आपने इग्नोर किया, मतलब ये तो काम विलफुल हो गया ना। अरे गलती से सुना ही नहीं दिया मुझे, ये विलफुल नहीं था, मेरा ध्यान ही नहीं आया, आई डोंट नो।
एक ये स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट है कि यार वो आवाज आ रही थी मैंने इग्नोर कर दिया। ये तो डेलिबरेट है। यहाँ वर्ड है, पार्टनर इग्नोर्स रिपीटेड वार्निंग। मतलब तुम तो डेलिबरेटली वार्निंग रिपीट सुन नहीं रहे हो कि यार तुम्हारी वजह से कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे हैं, या तो तुम ये काम करना बंद कर दो। भाई तुमसे परचेज गलत हो रहा है या सेल में आप गलतियां कर रहे हो, बाकी के पार्टनर आपको समझा रहे हैं कि भैया ये काम मत किया करो, करो तो ध्यान से करना, अगली बार गलती ना हो। वार्निंग दे रहे हैं कि अगली बार गलती होगी तो भैया आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको ही भुगतनी पड़ेगी। उसके बावजूद आप इग्नोर किए जा रहे हो उन वार्निंग्स को, तो फिर ये क्या माना जाए? डेलिबरेट या नहीं? विलफुल माना जाएगा, और फिर वो पर्सनली बियर करेगा। ऐसी कहानी बना के केस बनेगा, और अपन को इस टोन पे लाके ये समझाना पड़ेगा कि ये डेलिबरेटली किया गया है, वार्निंग दी गई थी पार्टनर के द्वारा, उसने इग्नोर की है, इसलिए इसे विलफुल माना जाएगा, विलफुल निग्लेक्ट माना जाएगा। तो फिर सेक्शन 13 बोलता है कि इस तरह के पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है फर्म को, इवन दो ये फ्रॉड का केस नहीं है। नॉर्मली फ्रॉड करता है पार्टनर तो उसको कंपनसेट करना ही पड़ता है, पर बिना फ्रॉड के भी कंपनसेट करना पड़ सकता है अगर वो विलफुल निग्लेक्ट करता है। और विलफुल निग्लेक्ट के लिए कहानी जनरली ऐसी बनेगी जो बड़ी सेंटी होगी। गलत मतलब बेचारा है वो, पर सबने उसको बोला तो था पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि विलफुल निग्लेक्ट में आता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। जिसे तुम होमवर्क के लिए करते हो ना विलफुल निग्लेक्ट, उसको विलफुल निग्लेक्ट ही बोलते हैं। वार्निंग देता हूं मैं डर ही नहीं है हमको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो, पर्सनल प्रॉफिट्स की कहानी अपन कल समझेंगे आराम से, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कंपीटिंग बिजनेस भी आएगा इसमें, और ये खत्म हो जाएगा शायद। हम्म। और नोट्स अभी बनाने हैं। आज दिखता हूँ, आज या कल में। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो।